खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आमिर ने लंच फरीहा के साथ किया। वो दोनों डाइनिंग रूम के वस्त में पड़े टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खाते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है, फरीहा ने चाइनीज राइस का एक चम्मच नफासों से मुंह में डालते हुए कहा। आमिर ने सर उठा के उसे देखा था। किस सिलसिले में, उसने पूछा और पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाया। उसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा उसे मिलाऊं। अच्छा, आमिर बोला। हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत पक्की वाली फ्रेंड। बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ, वो उसे बता रही थी। आमिर उसे देख कर रह गया। इस वक्त वो अपनी उम्र से काफी कम लग रही थी। चेहरे पे अजीब सी मासूमियत थी और गुजरे हुए सालों की खुशगवार यादों के साए थे। अच्छा, चली जाओ तुम अपनी फ्रेंड के घर, तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो। अगर बोलो तो मैं छोड़ आऊंगा। खुद हसन कराची में था, मगर पोर्च में उसकी नई मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। वो फरीहा को उस पर ड्रॉप कर सकता था। उसकी ऑफर पर फरीहा चंद लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। आप अभी तो आए हैं थके हुए और अब फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ असलम रहमानी के घर तक गया था मैं। वो घर पे मौजूद नहीं था तो मैं वापस आ गया। मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद तैयार होंगी और फिर आप मुझे ड्रॉप कर देना, फरीहा ने कहा तो आमिर ने सर हिला दिया। लंच के बाद वो अपने कमरे में जा घुसी और आमिर अपने कमरे में आ गया। न जाने कितनी देर यूं ही गुजरी थी कि दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। चंद लम्हे बाद कमरा परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। वो अंदर आई थी। आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी हो गई, वो दरवाजे से कुछ कदम अंदर आकर बोली थी। उसकी आवाज पर आमिर ने आंखें खोली थी और लेटे लेटे उसे देखा था। वो नक सक से तैयार हुई थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। मध्यम सी नीली रंग की शर्ट घुटनों को छू रही थी और सफेद रंग का चूड़ीदार पाजामा उसकी लंबी सडूल टांगों को सख्ती से जकड़े हुए था। हाफ स्लीव्स की शर्ट से उसकी नाजुक दूधिया कलाइयां बेहद भली लग रही थी। इस लिबास ने उसके मतवाजन बदन को बहुत खूबी से समेट रखा था। वो उठ बैठा। यहाँ आकर वो अजीब सी कशमकश का शिकार हो गया था। वो उसके साथ एक ही छत तले रह रहा था, जो उसके दोस्त की बीवी थी और बेहद खूबरू और नाजुक अंदाम थी। देखने वालों की नजरों की अपने सरापे से खैरा कर देती थी। मर्द और जन के दरमियान पाए जाने वाली कुदरती कशिश उसे बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। मुझे कौन सा मेकअप करना है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, बस 2 मिनट रुक जाओ, आमिर ने कहा और वॉशरूम में घुस के चेहरे पे पानी के चंद छपाके मारे और चेहरे को तौलिए से खुश करता हुआ बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपना मुआयना किया। वो हल्की नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था, जिनके स्लीव्स उसने हस्बे आदत पीछे को मोड़ रखे थे। इन दोनों का लिबास मैच कर रहा था, ये भी एक इत्तेफाक था। उसने शीशे में उभरते अपने अक्स को देखा और बालों पे हल्का सा हाथ फेरकर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। फरीहा पास खड़ी उसे दिलचस्पी से देख रही थी। चलें, उसने फरीहा को देखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ। जी चलें, वो बाहर की तरफ बढ़ी। घर के तमाम दरवाजे बंद करके वो बाहर आई। फरीहा ने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबियां उसे थमाई, जिसे थामते वक्त उसकी उंगलियां उसके हाथों से मस हुई थीं। दोनों की आंखें इस लम्हे चार हुईं। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो फरीहा पीछे बैठने की बजाय उसके पहलू में आ बैठी। सीट बेल्ट पहन लो, उसने फरीहा से कहा। नहीं, ऐसे ही ठीक है, वो बोली तो आमिर चौंका। क्यों? मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। अब ये क्या बात हुई भला? उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है हमारी सेफ्टी के लिए, और तुम कह रही हो कि मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। वो अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए उससे मुखातिब हुआ। मुझे सच में उलझन होती है, मैं खुद को बंधी हुई महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है मैंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया है, वो बेबसी से बोली। लेकिन अगर मेरे साथ जाना है तो तुम्हें सीट बेल्ट तो लगानी पड़ेगी, उसे देखते हुए बोला। चलो मैं तुम्हारी सीट बेल्ट खुद ही लगा देता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे जरा सा उसकी तरफ खिसका था। वो साकित बैठी रही। आमिर ने उसके कंधे के ऊपर हाथ बढ़ाकर सीट से लगी हुई बेल्ट थामी और उसे उसके सामने की तरफ ले जाकर बकल में डालकर कसने लगा। इन लम्हों में वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। फरीहा के वजूद से निकलने वाली महक उसकी सांसों में शामिल होकर जिस्म तक रसाई हासिल कर रही थी। वो हल्का सा कसमसाई मगर होंठ भींचे बैठी रही। बेल्ट की पट्टी को उसने फरीहा के सीने पर एडजस्ट करके हल्का सा खींचा। वो उसके भरपूर सीने में खुब सी गई थी, यूं जैसे जवानी की मुंह जोरी को लगाम डाली गई हो। आमिर की निगाहें आवारगी के लिए मचलीं। उसने फरीहा की तरफ देखा
जो दांत पे दांत जमाए विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। उसने बेल्ट को खींचकर जरा और टाइट किया। उसका ऊपरी बदन जैसे शर्ट में से उबल पड़ने लगा। आमिर की निगाह वहां गड़ने लगी, कनपट्टियां सनसना उठी। इतना भी ना खींचे, ऐसे तो मेरी सांस रुक जाएगी। वो कराही और शिकवा कुना नजरों से उसे देखा। अच्छा, थोड़ा लूज कर देता हूँ। आमिर ने लंबी सांस लेकर बेल्ट को जरा सा ढीला किया और अपनी सीट पर संभल कर बैठ गया और खुद को पुरसकून करने लगा। इससे दूर रहना गुजरते वक्त के साथ मुश्किल तर होता जा रहा। उसे हासिल करने की ख्वाहिश उस लम्हे शिद्दत से हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में फरेरी सी दौड़ गई। जब्त करते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर रोड पर आ गया। उसकी फ्रेंड का घर 10 मिनट की ड्राइव पे था। वो दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। वो उसे रास्ता बताती रही थी। वो गाहे बगाहे को नखियों से उसे देख लेता था। उसने गाड़ी एक चौराहे पे रोकी थी। ट्रैफिक लाइट सुर्ख थी और उसे सब्ज होने में कुछ सेकंड लग जाने थे। वो उसके सब्ज होने का इंतजार कर रहा था। इस लम्हे उसके दाहिने तरफ एक गाड़ी आकर रुकी। उसने बेख्याली में उस गाड़ी की तरफ देखा और ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स को देखा। उस पे हैरतों के पहाड़ टूटे थे। गाड़ी हसन चला रहा था और उसके पहलू में एक जवान साल लड़की स्टाइलिश से लिबास में बैठी थी। उसके खुले बाल कंधों पे झूल रहे थे और धूप का चश्मा बालों में अड़सा हुआ था। आमिर को लगा वो इन बालों की एक झलक कहीं देख चुका है। वो उलझ गया। हसन उसे और फरीहा से झूठ बोलता रहा था। वो कराची नहीं गया था, बल्कि शहर में ही एक लड़की के साथ घूम रहा था। उसे हैरत और गुस्से के साथ उलझन भी होने लगी। इस लम्हे हसन ने भी अपनी गाड़ी पहचान ली और फ्रंट सीट पर आमिर को फरीहा के साथ बैठा हुआ देखकर बेहद चौंका हुआ नजर आने लगा, यूं जैसे वो फटाफट वहां से भाग जाना चाहता हो। फरीहा बेखबर सी खिड़की के बाहर देखती रही। उसे कुछ पता नहीं था कि उसका शौहर, जो उससे कराची जाने का बोल के निकला था, उससे चंद ही मीटर दूर दूसरी गाड़ी में एक औरत के साथ मौजूद है। अगर उसे मालूम हो जाता तो वो क्या करती? आमिर सोचने लगा। शायद हंगामा कर देती या रोने लग जाती। कुछ भी कर सकती थी। वो आमिर ने खामोशी से होंठ भींच लिए। इशारा सब्ज हुआ तो हसन की गाड़ी तीर की तेजी से आगे बढ़ी और तेज रफ्तारी से ट्रैफिक के अज़्दहाम में मदगम हो गई। वो थोड़ी देर बाद फरीहा के दोस्त के घर के सामने पहुंच आए थे। ये दरमियाने साइज का खूबसूरत सा घर था। आमिर ने कुशादा गली में गाड़ी रोक दी। आप भी आए ना अंदर? वो दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखते हुए बोली। नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा, तुम जाओ और मुझे टाइम बता दो, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। 4 बजे तक आ जाएं आप, वो कलाई पे बंधी नाजुक सी घड़ी को देखते हुए बोली। तो आमिर ने तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया। उसे इस लम्हे फरीहा से अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई थी। उसे वहीं उतार कर उसने गाड़ी वापस मोड़ी और बगली सड़क पर एक वीरान सी जगह लाकर रोक दी। यहाँ इक्का दुक्का ट्रैफिक मौजूद थी। पॉकेट से फोन निकाल कर उसने कॉल मिलाई थी। मुझे पता था कुछ ही देर बाद तुम्हारी कॉल जरूर आएगी, हसन की आवाज सुनाई दी। जिस इत्मीनान से वो बोला था, आमिर सुलग उठा। हाँ, मुझे तो तुम्हें इग्नोर कर देना चाहिए था ना, आमिर ने उसे चंद भारी भरकम गालियों से नवाजते हुए कहा। वो हंसा था। क्यों इतने गर्म हो रहे हो यार, ऐसा क्या हो गया? हसन ने कहा तो आमिर तब गया। कराची जाने का बोल के तुम यहाँ रंग रलियां मना रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? तुम भी तो मेरी बीवी के साथ रंग रलियां मना रहे हो, हसन की आवाज सुनाई दी थी। एक लम्हे के लिए आमिर चुप सा हो गया। खैर, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। हसन ने एक होटल का नाम लिया था। आमिर ने कॉल काट के फोन जेब में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम एक नंबर के कमीने और हरामजादे हो, वो हसन से बगलगीर होते हुए बोला। वो एक 5 स्टार होटल की लॉबी में मौजूद थे। वो सीधा उसके बताए हुए पते पर उससे मिलने आन पहुंचा था। हसन ने मुस्कुरा कर उसे बैठने का इशारा किया। आमिर उसके बिलमुकाबिल आरामदेह कुर्सी पे बैठ गया। क्या लोगे, चाय या कॉफी? हसन बोला तो आमिर ने उसे घूरा। तुम तो कराची में हो ना? हाँ यार, आज ही कराची से वापस आया हूँ, हसन ने सर झुकाकर मसनूई मस्कीनी से कहा। इस झूठ पर आमिर का पारा चढ़ा था। बकवास बंद करो, तुम कराची गए ही नहीं, शुरू से यहाँ हो। और वो कौन थी तुम्हारे साथ? आमिर ने तुर्श लहजे में कहा। ठीक है, मैं कराची नहीं गया तो क्या हुआ? हसन भी तल्खी से बोला था। और वो जो कोई भी थी, तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं, वो मेरा जाती मामला है, ठीक है? आमिर ने होंठ भींच लिए। तुम झूठ बोलते रहे मुझसे और अपनी बीवी से भी। शहर में रहकर उसकी आंखों में धूल झोंकते रहे हो, आमिर ने अफसोस से कहा। यार, क्या फजूल की बातें छेड़ रहे हो तुम, रहने दो ये सब, कॉफी पियो, हसन बोला। बैरा कॉफी के 2 मग रख के गया था। मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। आमिर ने कॉफी का मग उठाकर घोंट भरा और आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। क्या बताऊं, पूछो, हसन अब की बार जरा से धीमे अंदाज में बोला था। कराची नहीं जाना था तो बहाना क्यों किया?
मुझे कुछ पर्सनल काम था शहर में इसलिए, और वो पर्सनल काम वही था जो तुम्हारे साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पे मौजूद था। आमिर तल्ख हुआ। यही समझ लो, इत्मीनान से बोला। कौन है वो? आमिर को उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठी हुई वो लड़की याद आई। मेरी होने वाली बीवी है। आमिर को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मेरी होने वाली बीवी है। वो मैं जल्द ही उससे शादी कर रहा हूँ। और फरीहा का क्या होगा? मुझे क्या पता, अपने घर ही जाएगी। उसने बेहसी से कंधे उचकाए। वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं फरीदा को 3 साल से पसंद करता हूँ, जब से उसे देखा है, मगर मम्मी ने मेरी शादी फरीहा से करा दी और यूं वो मेरे गले पड़ गई। मगर मैं ये जबरदस्ती का रिश्ता अब और नहीं निभा सकता। तो फरीदा से शादी कब करोगे? आमिर तासुफ से उसे देखते हुए बोला। वो अपने शौहर से तलाक लेगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? आमिर उसके इंकिशाफ पे हैरान रह गया था। आमिर मेरी बात सुनो। हसन टेबल पे कोहनियां टिका के आगे की तरफ झुकाया। मैं भी शादीशुदा हूँ और वो भी शादीशुदा है। वो अपने शौहर से तलाक लेगी और मैं फरीहा को तलाक दूंगा, फिर हम दोनों शादी करेंगे। उसने निहायत सुकून से ठहरे हुए अंदाज में कहा। इस लम्हे उसके फोन की घंटी बजी थी। उसने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। मुझे जाना है, वो बुला रही है, हसन बोला। आमिर ने उसे देखा। यकीनन वो फरीदा की बात कर रहा था। घर कब आओगे? आमिर ने पूछा। कल या परसों, हसन ने कहा। वो उठा और उससे हाथ मिलाकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। आमिर उसे जाते हुए देखता रहा। हसन से मिलकर वो बुरी तरह उलझ गया था। न जाने वो किस गोरख धंधे में उलझा हुआ था। उसका हर लफ्ज आमिर के लिए एक इंकिशाफ था। वो एक शादीशुदा औरत के साथ इन्वॉल्व था और दोनों शादी का मंसूबा बनाए बैठे थे। आमिर को लगा जैसे वो फरीदा को कहीं देख चुका है। कुछ था जो उसे याद नहीं आ रहा था। ऐसे में फरीहा का क्या बनता? उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो उसे कुछ देर पहले आमिर के साथ गाड़ी में देख चुका था, मगर उसने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया था। ना ही उससे पूछा था कि वो उसकी बीवी के साथ एक गाड़ी में कहाँ जा रहा था। शायद फरीहा के हवाले से वो बेहिस हो चुका था। आमिर कई दिनों से फरीहा के साथ एक छत तले रह रहा था। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ कोई भी मर्द अपनी खुशकिस्मती समझ सकता था, मगर हसन की आंखें शायद देखने के काबिल न रही थीं। दिल एहसास से आरी हो गया था। उसे फरीहा से हमदर्दी महसूस होने लगी। 4 बजने लगे थे और वो काफी देर से सड़कें नाप रहा था। उसने गाड़ी का रुख फरीहा की फ्रेंड के घर की तरफ किया। उसे वहां से पिक करके घर ले आया। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही थी। वो गाहे बगाहे उसे देख लेती थी, जैसे उसकी खामोशी का सबब जानने की कोशिश कर रही हो। घर आने के बाद वो मसरूफ रही थी। वो भी ज्यादा देर अपने कमरे में रहा। डिनर दोनों ने साथ किया और डिनर के बाद आमिर अपने कमरे में आ गया। 10 बजने लगे थे। वो सोने के लिए लेट गया था कि दरवाजे पे मध्यम सी दस्तक सुनाई दी। दरवाजा जरा सा खोलकर फरीहा ने अंदर झांका था। मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा। आमिर ने असबात में सर हिलाया। मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, वो लजाई हुई सी बोली। मुझे नींद नहीं आ रही और डर भी लग रहा है। वो पतला सा रेशमी नाइट गाउन पहने कमरे के वस्त में खड़ी थी। बाल पोनी की कैद में कसमसा रहे थे और पलकें आर्जों पर लर्ज रही थीं। गाउन की डोरियों ने इस लचकदार कमर को थाम रखा था। गाउन के नीचे उसने कुछ नहीं पहन रखा था, जिसे आमिर ने महसूस कर लिया था। उसका दिल सीने के पिंजरे में शिद्दत से मचला और खून की कनपटियों पे ठोकर मारी। तुम जाओ अपने रूम में, वहां आता हूँ, उसने भारी खुमार आलूद आवाज में कहा। वो बाहर निकली तो आमिर उठा और तपते हुए चेहरे के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ा।